वैक्सीन लेने के बाद नुकसान होगा ना होने 2 साल के बाद में आदमी मरने के भी जो अंदेशे लोग जाहिर कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, आज अगर कोरोना से लड़ना है तो एक ही तरीका है वैक्सीन। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? जब तक 70% लोगों में इम्यूनिटी नहीं आएगी, वो कोरोना एक से दूसरे में जंप करता रहेगा। मान लीजिए इस सर्कल में बैठे सारे लोगों को इम्यूनिटी है और मेरे को इन्फेक्शन है, तो वो किसी और में जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास जगह ही नहीं है जाने की। अब वैक्सीन या इन्फेक्शन दोनों में बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है। अब ऐसे समझिए कि एक बच्चा किताब पढ़ता है और फिर टेस्ट देने जाता है। किताब पढ़ने का मतलब है वैक्सीन ले लेना, मतलब शरीर को पता लग जाना कि कोरोना होती क्या चीज़ है, वैक्सीन बनती कैसे है। एक वायरस को मार के कमज़ोर कर दिया जाता है, ये कमज़ोर वायरस आपके शरीर में डाल दिया जाता है। अब आपकी बॉडी ऐसा समझती है कोरोना हो गया और एंटीबॉडी बना लेती है। आपके मरने का खतरा उस वैक्सीन से 0 है। क्यों? वैक्सीन से 0 है। क्यों? क्योंकि वैक्सीन से आदमी मर ही नहीं सकता। पर लोग पूछते कि वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना क्यों हुआ? वैक्सीन सिर्फ एंटीबॉडी बनाने के लिए है, कोरोना से बचाने के लिए नहीं है। कोरोना तो होगा, पर जब कोरोना होगा तब आपकी बॉडी में एंटीबॉडी होगी, आप उससे लड़ पाओगे। दूसरा सवाल ये होता है कि साहब, बच्चे ने किताब ही नहीं पढ़ी, सीधा एग्जाम में जाके बैठ गया, मतलब उसने वैक्सीन ही नहीं ली, सीधा कोरोना हो गया, तो मरेगा ही मरेगा। दूसरा, वैक्सीन ले ली पर अभी एंटीबॉडी बनी नहीं या अच्छी नहीं बनी और आपको कोरोना हो गया, तो एक अद्धा या 2 लोग पूरे हिंदुस्तान में वैक्सीन लेने के बाद भी मर गए। पर क्या 1 या 2 बच्चे पूरी किताब पढ़ने के बाद भी क्या एग्जाम में हेमत से फेल नहीं हो जाते थे? तो वैक्सीन तो सिर्फ एक ट्रेनिंग है आपकी बॉडी की। या तो आप लेना चाहो तो ले लो, एक ट्राई करके देख लो, या सीधा कोरोना से लड़के देख लो, तो भी 99% आप जीतोगे। मैं तो कहता हूँ खौफ मत खाओ, वैक्सीन लोगे तो 100% बच जाओगे, और वैक्सीन नहीं लोगे और खौफ नहीं करोगे तो 99% बच जाओगे। तो ये आपकी मर्जी है। बची बात मैग्नेट की। वैक्सीन के कोई भी कंपोनेंट के अंदर मैग्नेट नहीं है, ये सिर्फ लोग खौफ बेचने के लिए ऐसा कर रहे हैं। मैं वैक्सीन लिया हुआ हूँ, मैं कोट उतारने को तैयार हूँ, आप लेके आओ मैग्नेट और चिपक जाए तो। दूसरा, आपकी कम्युनिटी में कोई भी ऐसा आदमी जिसने वैक्सीन ली हो, जहाँ पे भी ली हो, आप मैग्नेट चिपका के देख लो। सिर्फ एक वीडियो जो फेक बनाया जा सकता है, सोशल मीडिया पे डाला जा सकता है, उसके ऊपर मैग्नेट दिखाने से सारे लोगों को जिनको वैक्सीन से हम जान बचा सकते थे, उनका नुकसान कर रहे हैं ना पता है। तीसरा, 2 साल में अगर वैक्सीन लिए तो 2 साल में सब लोग मर जाएंगे। अगर ऐसा है तो पूरा अमेरिका, पूरा यूरोप, पूरा ऑस्ट्रेलिया, पूरे हिंदुस्तान के सारे डॉक्टर, सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स मर जाएंगे, तो फिर बचेगा कौन? अगर वैक्सीन लेने से मरना होता तो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे सारे के सारे नेता, अभिनेता, हमारे डॉक्टर्स, हमारे फार्मासिस्ट सब मर जाएंगे। अगर इतना बड़ा बात होती थी तो क्या हम लोग वैक्सीन लेते थे? वैक्सीन लेने से कोई भी नहीं मरने वाला। हाँ, हर रोज हिंदुस्तान में 2000 से ज़्यादा लोग और बीमारियों से मरते हैं। आज की तारीख में जब 2000 लोग मरते हैं तो लोग बोलते हैं कोरोना से मर गए, तो फिर हार्ट अटैक किधर गया? एक्सीडेंट्स किधर गए? जो बुजुर्ग ओल्ड एज की वजह से निमोनिया से मर जाते थे, सेप्टिक से मर जाते थे, वो किधर गए? जो डेटा दिया जा रहा है मौतों का और वैक्सीन से जोड़ा जा रहा है, 15 दिन पहले वैक्सीन ली थी, आज मर गए, तो उसका वैक्सीन से कोई लेना नहीं। अगर वैक्सीन से मौत होती है किसी एलर्जी की वजह से, वो उतना ही इक्वल है जब आप बचपन में छोटे 1 महीने के बच्चे को वैक्सीन देते हो। अगर वो साइड इफेक्ट बच्चा सह सकता है तो आप क्यों नहीं सह सकते? क्योंकि वैक्सीन तो एक ही जगह बन रही है हिंदुस्तान में। मेरी लड़ाई सिर्फ एक चीज़ से है कि अगर हमारे हिंदुस्तान में 1 या 2 जगह ही वैक्सीन बनती है तो प्राइवेट में क्यों बन रही है? सरकार खुद गवर्नमेंट में क्यों नहीं बनाती और फ्री में क्यों नहीं देती लोगों को? सर, कोई एज लिमिट है क्या इसकी वैक्सीन लगाने के लिए? जैसे कि पहले 60 साल के ऊपर वालों को लगा बोले, बाद में भी 40 साल का दे रहे, फिर अभी 18 ईयर्स के बाद में, तो कोई एज इसकी? मुश्ताक भाई ने सवाल पूछा कि एज लिमिट। मैं अगर मान लीजिए इस सब ग्रुप में एक यंग आदमी को ले लूँ और एक ओल्ड आदमी को ले लूँ, जो बहुत बुजुर्ग हो, मान लो 90 साल का, दोनों में कोरोना हो तो मरेगा कौन? ओल्ड एज वाला मरेगा। तो वैक्सीन बेनिफिट किसको करेगी? बचाएगी किसको? बुजुर्ग को बचाएगी, क्योंकि जवान तो वैसे भी बच जाने वाला है। अब ये देखिए, हमारे देश में पहले बुजुर्गों को वैक्सीन दी गई, हमारे पास कम थी कि हम उनको बचा लें, जवान तो वैसे भी बच जाएंगे। दूसरे फेज में यंग लोगों को दी गई। अब टाइम आ गया है कि हम 45 से कम वाले बिल्कुल जवान बच्चों को दें, छोटे लोगों को दें, जिससे उनको ना हो जाए, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान यंग हिंदुस्तान है जिसमें ज़्यादातर लोगों की उम्र 45 से कम है। ये चैलेंज है, पर यहाँ पे लोगों की मरने की, 3rd वेव में लोग मरेंगे नहीं, पर वैक्सीन अगर नहीं लगाई तो बहुत सारे लोग एक टाइम में इन्फेक्ट हो जाएंगे, बार बार लॉकडाउन करना पड़ेगा, बिजनेस बार बार अफेक्ट होंगे, लोगों को बार बार अपनी चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी, बार बार सोशल मीडिया खौफ फैलाएगा।
आज की तारीख में न्यूज़ चैनल्स वाले का भी ये हक है कि लोगों को जाके बताएं कि इतने % लोग नहीं मर रहे। जो पहले हर रोज हिंदुस्तान में जो 2000 लोग मरते थे हार्ट अटैक से, वो किधर गए? सारे के सारे अगर कोरोना में डालें या वैक्सीन में डालें तो सब लोग डर जाएंगे। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल ये है, इंडियन वैक्सीन और रूसी या अमेरिकन, उसमें कोई फर्क है? बोल रहे हैं ये लेना वो नहीं लेना। साहब, हमारे दिल में बचपन से ये चीज़ डाल दी गई कि अमेरिकन हर चीज़ अच्छी होती है। हम हिंदुस्तानी बनाई चीज़ के ऊपर विश्वास ही नहीं करते, और एक दूसरी चीज़ चाइना के ऊपर नहीं करते। बाकी यूरोप और US से जो सामान ले आइए कहते बेहतर है। हाँ, उनकी और हमारी बनाने की टेक्नोलॉजी में फ़र्क है। उन्होंने RNA बेस्ड के ऊपर वैक्सीन बनाई, हमने किल्ड वैक्सीन बनाई, बट ये दोनों वैक्सीन रिजल्ट्स में इक्वली इफेक्टिव हुई। तो लोगों ने कहा अमेरिकन वैक्सीन बेहतर है क्योंकि उसमें 90% लोग बच जाते हैं और इंडियन वाली में 88% बच जाते हैं। तो क्या हम लोगों अपने पैसे अमेरिकन को दे करके उनसे वैक्सीन लें? दूसरा, कोई भी एक आदमी को 2 अलग अलग वैक्सीन दी, इसको एक वैक्सीन, इसको एक वैक्सीन, इसको एक वैक्सीन दी गई, कंपेयर नहीं किया गया एक ही आदमी को 2 वैक्सीन देके। तो अमेरिकन डाटा हमारे डाटा से 2% सिर्फ फालतू है, बट मैं ये मानता हूँ कि हमारी वैक्सीन उससे ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि ये लोकली अवेलेबल है, चीपर है, इजीली अवेलेबल है, और ये किल्ड वैक्सीन है, इसका इफेक्ट बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। मैं अगर मुझे चांस मिले तो मैं हिंदुस्तानी मेड इन इंडिया वैक्सीन को ज़्यादा प्रेफर करूँगा अमेरिकन वैक्सीन के बजाय। सर, ये देखा गया सर, जो वैक्सीन लिए बाद लोगों को बुखार आ रहा है, खांसी हो रही है, और फिर कुछ कोविड पॉजिटिव भी हुए हैं। जी, ये मेरे जान पहचान लोगों में हुए हैं। इसके बारे में क्या बोलना है सर आप? साहब, वैक्सीन आने के बाद आपको हरारत बुखार 1 दिन तक रह सकता है। अगर बुखार 1 दिन से ज़्यादा रह रहा है या बहुत हाई ग्रेड रह रहा है तो फिर वो वैक्सीन की वजह से नहीं, कोविड की वजह से ही हो रहा है। जब आप टेस्ट कराने जाते हैं तो कोविड पॉजिटिव निकलता है और सारा का सारा दोष अपना किसके ऊपर डाल देते हैं? हमने 10 दिन पहले वैक्सीन ली थी। आपसे ये क्यों नहीं पूछते जिस लाइन में लगे थे आपके आगे वाला या पीछे वाला पॉजिटिव था जिसने आपको पॉजिटिव कर दिया? ये नहीं मालूम कि उस वक्त जब हम वैक्सीन लगाने के बाद खुला ये सोच के घूम रहे थे कि हमको तो जी वैक्सीन लग गई, अब हमको कुछ नहीं हो सकता। वैक्सीन लगने की दूसरी डोज के बाद 15 दिन तक एंटीबॉडीज नहीं बनती, इसलिए अगर आपने वैक्सीन लगाई है तो भी 1 महीने 1.5 महीने तक आपको सारी चीज़ों का पालन करना पड़ेगा। अमेरिका में आज जब 80% लोगों को वैक्सीन दे दी गई तो अमेरिका ने कहा है कि मास्क नहीं लगाना है। हिंदुस्तान में कहते हैं मास्क लगाना है, अमेरिका में कहते हैं नहीं लगाना है। अगर आपने मास्क लगाया इसका मतलब आपने वैक्सीन नहीं ली है। शुगर पेशेंट, बीपी पेशेंट, हार्ट पेशेंट, ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट, कमजोर पेशेंट, बुजुर्ग पेशेंट, पैर के फ्रैक्चर वाले पेशेंट को ज़्यादा फायदा देती है क्योंकि अगर कमजोर आदमी को कोरोना पकड़ ले तो छोड़ता नहीं है। इसलिए हम अपने पहले बुजुर्गों को वैक्सीनेट करेंगे। बट आपको इसमें ट्रिक समझा देता हूँ। मान लीजिए मेरे घर में 4 बुजुर्ग हैं और मैं उनको लेके जाऊँ नहीं आप पहले वैक्सीन लो, तो वो खौफ खाते हैं, डरते हैं। तो मैं कहता हूँ घर का सारे लोग एक साथ वैक्सीन मत लो। आप सबसे पहले एक बच्चे को जो हिम्मत वाला हो, जो बिल्कुल नॉर्मल हो, वो पहले जाके वैक्सीन ले आए और 2 दिन के बाद जब वो बिल्कुल ठीक रहे तो अपने बाबा को जाके खुद बोलेगा बाबा मैं वैक्सीन लेके आया, मैं ठीक हूँ, चलो मेरे साथ मैं दिलाता हूँ, यहाँ लाइन पे लगना है, इतनी देर में लगना है, ये इतना पैसा लगता है, फ्री मिलती है, गवर्नमेंट स्कूल में मिलती है, पूरे परिवार को पकड़ के ले जाओ। तो घर का जो सबसे यंग बच्चा है, जो जिम्मेदार है, वो पहले वैक्सीन लेके आए और फिर अपने पूरे के पूरे घर वालों को साथ में वैक्सीन दिलाए। डॉक्टर साहब, कोई प्रेगनेंट है, मामला है तो वो लोग भी ले सकते हैं? जी, प्रेग्नेंट के ऊपर यह है कि यूके ने रिसर्च करी थी 400 प्रेग्नेंट लेडीज़ के ऊपर। उन्होंने पाया कि प्रेग्नेंट लेडी में अगर वैक्सीन दिया जाए तो सेफ है, पर यह वैक्सीन अमेरिकन थी। इंडिया के पास अभी भी ये डाटा नहीं है, इसलिए हम प्रेग्नेंट लेडीज़ को अभी भी वैक्सीन नहीं दे रहे। और जो बच्चा हो जाता है और माँ दूध पिला रही है, ऐसी वाली लेडीज़ या कोई भी लेडीज़, सबको वैक्सीन ले सकते हैं क्योंकि लेडीज़ ज़्यादातर मर्दों से कमज़ोर रहती हैं ताकत में या किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए कि उनको रिस्क ज़्यादा होता है। तो अगर आप वैक्सीन दिला रहे हैं, पहले अम्मी को दिलाना, बाद में अब्बा को दिलाना, बाद में यंग लोगों को दिलाना। आप मान के चलिए कि हम लोगों को पहले लेडीज़ को प्रोटेक्ट करना है, बाद में जेंट्स को प्रोटेक्ट करना है क्योंकि उनको ज़्यादा खतरा है। सब लोग अस्सलाम वालेकुम। आज का इस प्रोग्राम जो पेश कर रहे हैं हमारे मंडन साहब को मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ कि फार्मासिस्ट को भी लाकर जो अवार्ड देने के लिए मुझे कहे थे तो मला बिस्मिल्लाह आइए, कभी भी मोस्ट वेलकम को लेता हूँ। आकर वो यहाँ पर एक फंक्शन आज रखे हैं कि फार्मासिस्ट को भी अवार्ड देने के लिए। मैं हमेशा से डॉक्टर संजीव कुमार साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतने प्यारे अंदाज में समझाते हैं
अगर कोई बीमार है तो खाली अगर उनकी स्पीच अगर आप यूट्यूब पे या किसी पे सुन ले तो तकरीबन अच्छा हो जाएगा। वो अल्हम्दुलिल्लाह वो खूबियों के साथ आज हमारे बीच हमारे संजीव कुमार साहब है। एक हमारे लिए एक अनमोल चीज, अनमोल डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है कि इनकी गाइडिंग इतनी प्यारी रहती है कि अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को ऐसे डॉक्टर्स भी यहाँ पर मिले हैं और इतने प्यारे अंदाज में समझाते हैं। और हमारे फार्मासिस्ट जो भी हमारे एसके मेडिकल्स पूरे मेडिकल हॉल्स वाले भी आए हैं, इन लोग का भी जो भरपूर रोल होता है अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन लोग को भी काबिल मुबारकबाद देता हूँ कि इन लोग भी बढ़ चढ़ के जो हिस्सा लेकर आके काम करते हैं। और मेडिसिन जो डॉक्टर्स लिखता है तो इन लोग माशाल्लाह से हमेशा देखता हूँ कि मैं तकरीबन मेडिकल हाउस में डिस्काउंट भी देते हैं, तो इसी तरह आप लोग डिस्काउंट दीजिए क्योंकि ये ऐसे मर्ज आजकल चल रहा है। ये फर्स्ट वेव या ये सेकेंड वेव आया है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इसको भी चले जाना है, जा रहे हैं हम लोग, हिम्मत से रहना है और कुछ भी नहीं है। अब थर्ड वेव के बारे में भी हमारे डॉक्टर साहब इतने प्यारे अंदाज में अभी समझा दे के वो बच्चों का बोल के आ रहा है, मगर उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब से अपन मिल सकते हैं, उनके लिए कुछ स्पीचेस सुन के बच्चों को आजकल ये तो जून जुलाई जो महीना है बच्चों को थोड़ा अफेक्ट करता है, मगर उसमें घबराने की बात नहीं कि वही कोरोना आया बच्चों को बोल के मत समझिए आप लोग। तो इस तरह से हमारे को लड़ने के है। हमारे के फार्मासिस्ट के हमारे डॉक्टर हाशिम साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर काम करते हैं। इनके पास तकरीबन मेडिकल्स के पूरे आइटम मिलते हैं। आप जब भी कुछ भी अगर आप लोग को जरूरत है तो आप मंगा के दे सकते हैं, एकदम रिजनेबल रेट में देते हैं। तो अभी आपके सामने उन्होंने मुखातिब हुए थे, बताएं तो बहुत बहुत मुबारक। तो हमको एक छोटा सा एक बैकग्राउंड से मैं काम करता हूँ, सोशल वर्क करता हूँ, हालांकि एक्चुअली मैं तो बिजनेसमैन में बिजनेस करता हूँ, मगर अब आजकल ये हालात के हिसाब से जो चल रहा है हर एक को एक हिम्मत दिलाना है और कुछ भी नहीं। आप लोग भी जो दिलाते हैं पेशेंट्स को, डॉक्टर साहब भी दिलाते हैं, उसी तरह आजकल अपने को एक हिम्मत आ गई है। और इसमें एहसास ऐसा हो गया है कि पहले था कि लोग डर रहे थे, परेशान हो रहे थे, मगर आज इंसानियत जो बता रहे हैं लोग, हर कोई बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके कर रहे हैं। इसी तरह करते रहिए। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। मनंजा मैं भी आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे बॉस मोहिद्दीन साहब तो हमेशा से माशाल्लाह बहुत अच्छी एंकरिंग भी होती है और बहुत अच्छे प्रोग्राम्स में आते हैं। शुक्रिया सबका, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।